नमस्कार साथियों, दिल्ली लेवल लॉ में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के लिए जुडिशियल सर्विस के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा आरजेएस प्री के लिए सीआरपीसी ऑब्जेक्टिव के पर्पस से पढ़ेंगे। इस सीआरपीसी में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले राष्ट्रपति की साइनिंग दिनांक की राष्ट्रपति ने किस दिन उस विधेयक पर साइन किया जिससे वो अधिनियम में बदल गया। 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 था। उसके बाद प्रवर्तन दिनांक देख लेना कि पूरे भारत में इन्फोर्समेंट डेट थी 1 अप्रैल 1974। परिभाषा में जमानती अपराध को और अजमानती अपराध दोनों को 2A में परिभाषित कर रखा है। उसके बाद आरोप को 2B में परिभाषित कर रखा है। केवल हेडिंग देखना इनको। संज्ञेय मामला और असंज्ञेय मामला दोनों को देखना। संज्ञेय मामला C में बता रखा है, असंज्ञेय मामला को आप L में देखोगे। संज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जब पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होती है। असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परिवाद को थोड़ा सा देखना कि परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों में होता है। मूल रूप से तो असंज्ञेय मामलों में परिवाद किया जाता है 2D में, पर संज्ञेय मामले में भी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है और उस रिपोर्ट में पता लगता है कि ऐसा अपराध असंज्ञेय था, तो उसी पुलिस रिपोर्ट को क्या मान लिया जाता है, परिवाद मान लिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्पष्टीकरण में मेंशन कर रखा है, तो इसको 2D को थोड़ा सा देख लेना, कंप्लेंट को कि परिभाषा को चेक कर लेना। उसके बाद आप डायरेक्ट 2G पर आ जाओ, जांच पर, कि जांच को कहां पर परिभाषित कर रखा है 2G में। जांच क्या होगी, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट जो ट्रायल करता है उस ट्रायल से भिन्न कोई सी भी प्रकार की इंक्वायरी है उसको जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाएगी वो क्या कहलाएगी, जांच। तो जांच कौन करता है, एक मजिस्ट्रेट है और दूसरा न्यायालय करता है। दोनों में से कोई भी जांच कर सकता है, इनके अलावा तीसरा व्यक्ति करता है, वो जांच नहीं होगी। जांच के बाद अन्वेषण 2H में बता रखा है। अन्वेषण किस किस के द्वारा किया जाता है, एक तो पुलिस अधिकारी द्वारा और दूसरा मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करे। तो अन्वेषण करने की शक्ति दो लोगों को है, एक तो पुलिस ऑफिसर को, एक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा अथोराइज किया जाए। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन एक मतलब पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारी की पावर में नहीं आता। जुडिशियल कार्रवाई क्या होगी, ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम पर साक्ष्य वेद रूप से शपथ पर लिया जाता है उसको जुडिशियल कार्रवाई कहा जाता है। 2I में दे रखा है। स्थानीय अधिकारिता 2J में बता रखा है। तो जहां पर न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है उसको उसकी स्थानीय अधिकारिता कहा जाता है। महानगर क्षेत्र को यहां से नहीं पूछेंगे, धारा 8 की हेडिंग में पूछा जाएगा। असंज्ञेय अपराध मैंने वहां चर्चा कर ली थी। 2C में संज्ञेय अपराध है और 2L में क्या है, असंज्ञेय अपराध है। उसके बाद अपराध की परिभाषा दे रखी है 2N में। अपराध से क्या मतलब है, कोई कार्य भी अपराध हो सकता है, कोई लोभ भी हो सकता है कि आपने किसी को चाकू मारा, ये भी अपराध है। पर आपने किसी व्यक्ति को, आपको भोजन कराने का दायित्व था, आपने उसको 3 दिन तक भोजन नहीं दिया तो आपने भोजन कराने का लोभ कराकर अपराध किया है। तो कार्य या लोभ जिसको किसी विधि ने दंडनीय बनाया है, या पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के धारा 20 के अधीन कोई कंप्लेंट की गई है तो उसको भी अपराध माना जाएगा। पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी तो कांस्टेबल की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का अधिकारी कर लो। कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का अधिकारी जिसको राज्य सरकार ने उस समय उस अधिनियम में या राज्य सरकार की तरफ से एम्पावर्ड पुलिस किसी व्यक्ति के द्वारा उस पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी घोषित किया जाए। तो पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जब अगर पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी उपस्थित हो तो जब उससे नीचे की रैंक का, अगर वहां भी नहीं है तो कांस्टेबल की रैंक से हमेशा ऊपर का होना चाहिए। कांस्टेबल रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्थान कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, स्थान के अंदर क्या शामिल है और क्या नहीं है। चारों पांचों चीज देख लेना कि स्थान में ग्रह आएगा, भवन आएगा, तंबू आएगा, यान आएगा या जलयान आएगा। पांचों स्थान शब्द के अंतर्गत आते हैं। प्रिजनर को 2Q में परिभाषित कर रखा है। हेडिंग देखना, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट छोड़ देना, पुलिस थाना छोड़ देना। फिर आप देखना समन मामला को 2W में
डिफाइन कर रखा है। समन मामला ऐसे मामले जो वारंट मामले नहीं है, और वारंट मामला कहेगा 2 वर्ष से ऊपर का मामला। तो समन मामले से मतलब है कि 2 वर्ष से कम दंड के सभी मामले समन मामले होंगे। और समन मामले तो उनका समन ट्रायल किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, किसी भी अपराध को 2 मामलों में डिवाइड किया जाता है, समन मामला, वारंट मामला। तो 2 वर्ष से कम दंड वाले होंगे वो समन मामला होगा, और वारंट मामला कौन सा होगा, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का आएगा। तो 2 वर्ष से अधिक वारंट मामला हो जाता है, और समन मामले में ऐसे मामले जो वारंट मामले नहीं है। PD 2WA में बता रखा है कि विक्टिम कौन होगा। तो विक्टिम केवल वो व्यक्ति नहीं होगा जो किसी कार्य या लोभ के कारण जिसको सती हुई है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है या उसने किसी अपराध का आरोप लगाया, बल्कि उसके अंतर्गत पीड़ित से के गार्जियन भी आ सकेंगे और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकेंगे। ये डेफिनेशन क्लोज थी, मैक्सिमम चीजें हेडिंग थी। बाकी जो मैंने बोल दिया उसको एग्जैक्ट देख लेना, ज्यादा अंदर से जाकर तभी पढ़ना जब जो चीजें मैंने क्लास में बता दी वो आपको उंगलियों पे याद है, तभी आप अंदर से जाके एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना। धारा 3 को छोड़ देना, धारा 4 को छोड़ देना। हालांकि धारा 4 में अगर देखो तो यह है कि आईपीसी और अन्य सभी विधियों के अधीन विचारण करने के लिए सीआरपीसी के उपबंध यहीं से अन्वेषण, जांच, विचारण की जाएगी, इतनी सी बात बोलता है। धारा 5 को छोड़ देना। धारा 6 क्रिमिनल कोर्ट्स का वर्क इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना। एक तो हेडिंग्स बन सकती है और कितने प्रकार के क्रिमिनल कोर्ट हो सकते हैं। पहला हाई कोर्ट, दूसरा इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय, मतलब स्पेशल कोर्ट, जैसे पोक्सो में आप पढ़ोगे, जेजे में पढ़ोगे, तो जहां जहां किसी स्पेशल लॉ के अधीन जो कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं उन स्पेशल कोर्ट को सेकंड कैटेगरी में रखा गया। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी सेशन है, फोर्थ कैटेगरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट है, पांचवी कैटेगरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, और छठी कैटेगरी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो क्रिमिनल कोर्ट की क्लास कितनी है? टोटल 6 क्लास है। हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के बाद 4 क्लास यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा 7 प्रादेशिक खंड, बिल्कुल मत पढ़ना। 8 हेडिंग पूछ सकता है, महानगर क्षेत्र को कहां बताया गया है, तो धारा 8 में बताया गया है महानगर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। ठीक है, बस इतना सा, इसके अलावा अंदर कुछ नहीं देखना। 9 सेशन न्यायालय। अब जहां जहां मैं न्यायालय की स्थापना की बात करूंगा तो वहां न्यायालय की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और जब जब पीठासीन अधिकारी की बात करूंगा, पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति। क्लियर है? तो अब सेशन न्यायालय सीधा सा देखना, हेडिंग के बाद सेशन न्यायालय को स्टेब्लिश कौन करेगा? राज्य सरकार। पीठासीन अधिकारी कौन बिठाएगा? हाई कोर्ट बिठाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके अलावा अंदर कुछ भी मत देखना। ठीक है, धारा 10 हेडिंग देख लेना। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो यहां से न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कौन स्टेब्लिश करेगा? वही राज्य सरकार करेगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन बिठाएगा? पीठासीन अधिकारी कौन बिठाएगा? हाई कोर्ट बिठाएगा। बस इतना सा। हेडिंग देखो, 2 पॉइंट देखो, स्टेब्लिश कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन नियुक्त करेगा। 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। हेडिंग देखना, अंदर में मत जाना। 13 इंपॉर्टेंट है, इसकी हेडिंग पूछी जा सकती है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी है और उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार हाई कोर्ट से अनुरोध करती है कि इसको आप विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दो, तो वहां पर उसको नियुक्त किया जा सकता है। और इसका टाइम पीरियड होता है केवल 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। एक समय में 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। बस 13 में से इतना ही देखना, इससे ज्यादा नहीं। नियुक्ति कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुरोध पर, और 1 साल से अनधिक के पीरियड के लिए। और पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास किसकी यूज करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की यूज करता है। ठीक है। 14 स्थानीय अधिकारिता।
हाईकोर्ट बता दी कि कहाँ कहाँ यूज करनी है उतनी स्थानीय अधिकारिता। हेडिंग देख लेना, अधीनस्थता देख लेना कि प्रत्येक सीजेएम के अंदर सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आएंगे, और सीजेएम और सेशन न्यायालय के अधीन सीजेएम भी आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास भी आएगा। पढ़ देता हूं एक बार। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और अन्य सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम के अधीनस्थ होंगे। सीधा सा चेन समझ लो। सबसे ऊपर कौन होगा? सेशन न्यायाधीश, सेशन जज लिख दिया। उसके नीचे होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके नीचे होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्लियर है? 16 हेडिंग देख लेना। महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कौन स्टेब्लिश करेगा? हाईकोर्ट तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करता है, राज्य सरकार ऐसे न्यायालयों को स्टेब्लिश करता, और महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय महानगर क्षेत्र के लिए स्टेब्लिश किए जाते हैं। 17 हेडिंग, एक को सीएम बना दो, बाकी को अपर सीएमएम बना दो, कोई काम की नहीं है। हेडिंग देख लेना। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए हाईकोर्ट के द्वारा, जैसा 13 था सेम टू सेम है। 13 को देख लिया तो 18 को सिर्फ हेडिंग देख लेना, वही 1 साल का टाइम पीरियड आएगा। 19 में हेडिंग देखना, अंदर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। अब तक हम हाईकोर्ट देख रहे थे, पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। 20 के बाद आप 21 की हेडिंग देखना, और यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं है। जो इलेक्शन वगैरह में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोई भी टीचर्स होता है या सरकार के अधिकारी होते हैं, उनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर डेलीगेट कर दी जाती है, और वो इलेक्शन ड्यूटी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिख के अपनी गाड़ी पर चिपकाकर उस पावर का यूज करते रहते हैं। स्थानीय अधिकारिता मत देखना, अधीनस्थता मत देखना, वही होगा। सबसे ऊपर डीएम होगा, उससे नीचे एफडीएम होगा, और उसके नीचे सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक है। लोक अभियोजक यहाँ मान लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, और लोक अभियोजक कौन हो सकेगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो करेगी राज्य सरकार। हाईकोर्ट के लिए भी कर सकती है, सेशन कोर्ट के लिए भी कर सकती है। हाई कोर्ट में करना अनिवार्य नहीं, पर सेशन कोर्ट में करना अनिवार्य है। किसको कर सकती है कि डीएम एक पैनल बनाएगा, उस पैनल में से करेंगे। पर जहां कोई अभियोजन अधिकारियों का केडर बना हुआ है तो केडर में से किया जाएगा, पर केडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो डीएम द्वारा बनाए गए पैनल में से किया जाएगा। इतनी सी बात याद रखना। बाकी सीधा कि पीपी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपकी राजनीतिक अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी योग्यता तो यही है, पर 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कानून ये कहता हमें 7 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो ही हम नियुक्त किए जा सकते हैं। देखना इसमें 7 ईयर कहां पर लिखा है। सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। 7 वाले प्रोविजन में 7 ईयर लिखा हुआ है। बस इतना सा देख लेना। हेडिंग देखना, और कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार करता है। डीएम द्वारा बनाए गए पैनल में डीएम सेशन जज से चर्चा करने के पश्चात पैनल बनाता है, और इस पैनल के अलावा केडर में से नियुक्त किया जा सकता है। केडर को प्रेफरेंस रहेगी, पर केडर में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है तो आप किस में से बनाओगे? पैनल में से बनाओगे। कुल मिला के साइड की गली निकाल रखी है कि अपने पसंद के व्यक्तियों को बना दो। ये एपीओ है, सहायक लोक अभियोजक। ठीक है, जिसको यहाँ पर इसका मतलब एपीपी होता है। अब सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ बोला जाता है, जिसकी अभी वैकेंसी आई हुई है स्टेट गवर्नमेंट में 181 की। कौन नियुक्त करता है? तो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए। पीपी सेशन जज के लिए, सेशन कोर्ट के लिए नियुक्त किया जाता है, और एपीपी मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। मैं एसपीपी बताना भूल गया आपको कि जो स्पेशल कोर्ट होते हैं, पोक्सो वगैरह या कोई अन्य प्रकार के, जैसे एफटीएससी कोर्ट है, इनमें एसपीपी की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया 124(8) में। और जिसको 10 साल का अनुभव हो, 10 ईयर एक्सपीरियंस हो, वो व्यक्ति एसपीपी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। हालांकि कुछ जगह 7 साल स्पेशल में बता रखा है, पर हमें यहाँ 10 ईयर एक्सपीरियंस एसपीपी के लिए रखना है।
25 की हेडिंग देखनी है। एपीपी कौन नियुक्त किया जाएगा, तो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए एपीपी को नियुक्त करेगी। और एपीपी कौन हो सकता है, तो एपीपी भर्ती के द्वारा आएगा, पर किसी मामले में मजिस्ट्रेट होता है, जिला मजिस्ट्रेट, वो किसी भी मामले में किसी को भी एपीपी नियुक्त कर सकता है, उसको लगता है ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को एपीपी बना सकता है। किसको बनाएगा, कि किसी व्यक्ति को बना दो जो उस समय उस परिस्थितियों में प्लीडिंग करने के लिए समर्थ हो। पर पुलिस अधिकारी को बना रहे हो तो दो सावधानियां ध्यान रखना। पहली सावधानी कि उस पुलिस अधिकारी को इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। जिस अधिकारी को आप पीपी नियुक्त कर रहे हैं, एपीपी नियुक्त कर रहे हैं किसी विशेष मामले में स्पेशल कंडीशंस के अधीन, तो वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि उसी व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। दोनों को डिफरेंट कर लेना कि या तो उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हो या इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी पुलिस अधिकारी है, उसको विशेष मामले में, जिस मामले में उसने इन्वेस्टिगेशन किया, वहां पर एपीपी नियुक्त नहीं किया जाएगा। 25A प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की बात करता है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट राज्य सरकार इस्टेब्लिश करती है और उसमें एक प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर और अन्य प्रोसिक्यूशन डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनको हाई कोर्ट में 10 साल का अधिवक्ता के रूप में अनुभव रहा है। उन्हीं व्यक्तियों को ऐसा प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये सारा डिपार्टमेंट होगा, ये गृह विभाग के अधीन काम करता है, अभियोजन निदेशालय होम डिपार्टमेंट के अंदर। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ही नियुक्ति करती है, पर हाई कोर्ट के सीजे से परामर्श करेगी जब भी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर की नियुक्ति कर रही है। 26 केवल और केवल हेडिंग देख लेना कि ट्रायल कोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं आईपीसी के अधीन। अंदर से देखो तो देखो, मैं एक लाइन में बता दे सकता हूं कि ट्रायल कोर्ट कौन होगा। आईपीसी के अधीन मामला ट्रायबल है तो हाई कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है, या कोई अन्य कोर्ट जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, और कोई अन्य विधि के अधीन मामलों का विचारण के लिए हाई कोर्ट, और शेड्यूल में जिसको बताया गया है, सीआरपीसी के पीछे शेड्यूल में जो बता दिया वो ट्रायल करेगा। किशोरों के मामले में किस किस को अधिकारिता होगी, हेडिंग सफिशिएंट है, पर यहाँ किशोर की आयु 16 वर्ष से कम बता रखी है, तो किशोरों से संबंधित कोई भी मामला है उसमें ज्यूरिडिक्शन या तो किसको होगी, सीजेएम कोर्ट को हो सकती है, सबसे पहला बताता है। दूसरा कहता है कि कोई चिल्ड्रन एक्ट है, चाइल्ड एक्ट 1960 के अधीन कोई कोर्ट बना हुआ है चिल्ड्रन कोर्ट, तो उस चिल्ड्रन कोर्ट के को होगी ज्यूरिडिक्शन, या कोई बच्चों से संबंधित जेजे एक्ट वगैरह कोई कोर्ट उसके अधीन कोई स्पेशल अधिकारिता बता रखी है तो वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। धारा 28 बताती है कि दंडादेश जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे वो दंडादेश कौन से होंगे, तो सीजेएम के लिए पावर फिक्स कर रखी है। अच्छा, हाई कोर्ट के लिए बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा उसको सशक्त किया गया है। ऐसा विधि द्वारा सशक्त दंडादेश कहाँ है, आप आईपीसी के 53 में देखेंगे कौन कौन सा दंडादेश दे सकता है, विधि में कौन कौन से दंडादेश को देने का प्रोविजन किया गया। और सेशन न्यायालय भी सभी दंडादेश दे सकता है, पर मृत्यु दंड दिया है तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूट करना है। सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज है, वो मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक अवधि के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है। सीधा सीधा है कि सहायक सेशन न्यायाधीश 10 ईयर से कम का कारावास दे सकता है। ठीक है, कई बार फ्लो में कोई बात अगर गलत बोल दी जाए तो आप बेयर एक्ट को चेक कर लिया करो कि अगर कोई, हो सकता है मैं 200 बात बोल रहा हूं, कई बार फ्लो में बोलते वक्त ध्यान नहीं जाता, ये ध्यान रहता है कि अगली धारा में से कौन सा पॉइंट है जो बताना 1 घंटे के अंदर, ऐसे 150 सेक्शन कैसे कंप्लीट करना। हर सेक्शन को 1 मिनट लगाऊं तो भी बहुत समय लगता है, इसलिए कई बार कोई पॉइंट बोलते हुए एक आध पॉइंट हो सकता है गलत बोल दिया जाए, चेक कर लिया करो। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट कोर्ट दे सकेंगे सीजेएम 7 ईयर तक का, ठीक है, 7 ईयर तक का दंडादेश दे सकता है।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर एमएम कितना दे सकता है 3 ईयर, या 10,000। अब 10,000 को राजस्थान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 50,000 कर दिया गया। हालांकि आपके ऑप्शन में क्योंकि बेयर एक्ट में चेंज नहीं हुआ तो 10,000 ही आएगा, या फिर ठीक है ये दंडादेश दे सकता है या बोथ। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात की जाए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर ओब्लिक 5,000 ओब्लिक बोथ, दोनों का दंडादेश दे सकता है। 29 को छोड़ देना, हेडिंग देख लेना, यहां से कुछ नहीं आएगा। 31 के दोनों परंतु देखना हेडिंग के अलावा कि एक ही विचारण में जब आप किसी को दंडादेश दे रहे हो तो दंडादेश देते वक्त याद रखो कि किसी भी दशा में 14 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता, और दूसरा जो दंड दे रहे हो उसकी कंबाइंड मात्रा दुगने से अधिक नहीं होगी जो एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। और इस सक्षमता को हम अभी डिसाइड कर रहे थे सेक्शन 29 में कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 ईयर तक है तो 6 साल तक दे सकता है। और यहाँ पर किसी भी दोनों बैरियर को काम में लगाना, पहले नीचे वाला बैरियर काम में लगाओ कि दुगने से ज्यादा क्रॉस नहीं हो रहा, अगर यहीं पे रुक जाता है तो ठीक है, अन्यथा दूसरा स्पीड ब्रेकर या बैरियर काम में ले लो कि 14 वर्ष से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। क्वेश्चन बनेगा हेडिंग से या परंतुक से, बाकी कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। इसके बाद 32 छोड़ना, 33 छोड़ना, 34 छोड़ देना, 35 छोड़ देना, 36 छोड़ देना, डायरेक्ट 37 पर आना। जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करेगी? तो जब भी कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी है वो किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो वे व्यक्ति या जनता सहायता करने के लिए आबद्ध होगी। कब? जब ऐसा मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी कोई किसी को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकरण है और पकड़ रहा है और उसको निगल भागने से रोकना चाहता है, तो वो कह रहा है भाई ये भाग रहा है इसको पकड़ना, और आपको पता है कि वो पुलिस अधिकारी वर्दी में है और आप उसका कहना नहीं मानते हो, तो आगे जाके विधि के अनुदेशों की अनुज्ञा करने के अंदर आईपीसी में आपको जेल करा देंगे। तो जब कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी को गिरफ्तार कर रहा है या गिरफ्तारी से वो भाग रहा है, उसको भागने से रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वहां आपकी ड्यूटी बनती है उसको सहायता करने की। दूसरी परिशांति भंग कर रहा है कोई, तो उसका निवारण और दमन के लिए आपकी सहायता मांग सकता है कि इसको अरेस्ट करो, ये हुड़दंग मचा रहा है। या रेल हो सकता है, नहर हो सकती है, वाटर कैनाल, कोई तार हो सकता है, कोई लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहां भी इन तीनों पॉइंट्स में भी क्या होगा कि जनता पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति की कब सहायता करनी है? तो जब अगर ऐसे व्यक्ति के पास वारंट है और वो वारंट को दिखा के उसका निष्पादन में आपसे सहायता मांग रहे हो तो आप सहायता कर सकते हो। ठीक है, 29 की हेडिंग वगैरह भी मत देखना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट 29 को 39 को मानता नहीं मैं, 40 को भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। 41 पे आ जाओ, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? मेरा यह कहना है कि इसको पूरा एक बार रीड कर लेना। हालांकि मैं बता सकता हूं केवल संज्ञेय अपराध में 7 वर्ष या उससे अधिक का अपराध है तो उन मामलों में, और भगोड़ा अपराधी हो सकता है, या किसी के खिलाफ कोई सशस्त्र बलों का अभित्याजक है, कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी में वो कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसे कहीं पॉइंट मिलेंगे, सारे पॉइंट आपको एक बार रीड करने होंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट रीड कर लेना, क्योंकि 4 ऑप्शन बन के आएंगे तो वहां किसी ऑप्शन में न लगाकर पूछ सकता है, अन्यथा उपरोक्त सभी आएगा या हेडिंग आएगा। हेडिंग की संभावना ज्यादा है, उपरोक्त सभी की संभावना भी ज्यादा है, पर कभी कभी हाईकोर्ट एक्सपेरिमेंट करने के मूड में होगा तो किसी में न लगा देगा। जैसे जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है तो संज्ञेय के आगे अ लगा दिया, अब वहां पर आपका दिमाग दबाव में होता है, आप नहीं कर पाते। ठीक है, 41 रीड कर लेना। 41A, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। हेडिंग इंपोर्टेंट है, ये सब किस अमेंडमेंट से जुड़े? तो ये 2009 का अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। 41AB, किस केस के जजमेंट के प्रभाव से जोड़ी गई थी? डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गिरफ्तारी के मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए थे, मार्गदर्शक सिद्धांत, उनके आधार पर यह धाराएं जोड़ी गई थी, जो आप 41 से लेकर 55-56 तक पढ़ेंगे, जो भी नई धाराएं वो सब। 41 भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य, हेडिंग इंपोर्टेंट है। उसके अलावा आप देखना
41C को छोड़ देना, जिले के नियंत्रण कक्ष हेडिंग देख के जाना, जाओ तो चले जाना। 31D गिरफ्तार व्यक्ति को इंपॉर्टेंट है अपनी पसंद के अधिवक्ता से पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के एडवोकेट से मिलने का अधिकार। तो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की बात कर रहा है 31D में कि वो अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग उससे जब पूछताछ की जा रही है। 42 नाम और निवास स्थान बताने से इनकार करने पे गिरफ्तारी कि किसी ने असंज्ञेय अपराध किया है और उससे नाम पता पूछा जाता है, वो गलत नाम पता बताता है या नाम पता बताने से इनकार कर देता है तो गिरफ्तार कर लो, और जब ऐसा नाम पता बता देता है तो छोड़ दो, पर 24 घंटे के तक उसको गिरफ्तार रखना, 24 घंटे से ज्यादा कहीं भी नहीं रखेंगे, संविधान में प्रोविजन हो गया। 43 हेडिंग प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कब गिरफ्तारी की जा सकती है, जब प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में। आप हेडिंग के अलावा ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान रखना कि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करते हो या कोई प्रोक्लेम अफेंडर से उसको गिरफ्तार कर रहे हो तो प्राइवेट व्यक्ति दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है। एक तो उसकी प्रेजेंस में किसी ने नॉन बेलेबल और कोग्निजेबल अफेंस किया है या प्रोक्लेम अफेंडर को अरेस्ट कर सकता है, दो प्रकार के लोगों को अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी इंपॉर्टेंट है, शायद 2018 के प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। हेडिंग पूछी थी मजिस्ट्रेट किस किस को गिरफ्तार कर सकता है, कि मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके लिए उसको वारंट निकाल के की क्षमता है, या फिर कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। यहाँ अपराध कोई सा भी हो सकता है, संज्ञेय असंज्ञेय किसी प्रकार का। तो कार्यपालक या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में आप कोई ऑफेंस कर रहे हो तो आपको मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है। 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण, जब पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध हो जाता है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं ले ली। 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, महिला की गिरफ्तारी असामान्य परिस्थिति में कर रहे हो, इसका तीसरा वाला पॉइंट से तीसरा और चौथा पॉइंट देखना। तीसरा में तो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है तो उसकी मृत्यु करने का आपको कोई राइट नहीं है। फोर्थ पॉइंट है कि असाधारण परिस्थितियों में आप किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार कर रहे हो तो लिखित रिपोर्ट बनाएगी महिला पुलिस अधिकारी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पूर्व अनुज्ञा से उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो किसी असाधारण परिस्थितियों में जो एबनॉर्मल कंडीशन है वहां सूर्यास्त के बाद महिला को गिरफ्तार करने का प्रोसीजर बता रखा है। 47 छोड़ देना, 48 को बिल्कुल छोड़ देना। 49 हेडिंग देख लेना, अनावश्यक अवरोध नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद 50 हेडिंग देख जाना। 50A इंपोर्टेंट है इसकी हेडिंग की, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा जो नाम निर्दिष्ट किया जाता है उसको बताने की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को सूचना दे कि आपका व्यक्ति हमारे द्वारा गिरफ्तार हो गया है और इसको आप छुड़ाने आ सकते हैं। हेडिंग सफिशिएंट है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, हेडिंग देख लेना, ये भी हेडिंग देख लेना। बाकी 53 यहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट पर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, चिकित्सा व्यवसायी है, उसके द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी। ये कब करनी है, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए के प्रयोजन से कि ऐसी परीक्षा से कोई साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अपराध के किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी ऐसी परीक्षा, तब करना है। तो इसका पर्पज आपको पता होना चाहिए। बाकी हेडिंग सफिशिएंट है। ठीक है। 53A बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की, और आप 164A में पढ़ोगे किसकी, बलात्संग की पीड़िता की मेडिकल एग्जामिनेशन। यहां कौन है, अपराधी व्यक्ति की, तो चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उसकी मेडिकल परीक्षा की जा सकती है। 16 किलोमीटर के अंदर कोई भी हॉस्पिटल मिले, एक तो एसआई से कम रैंक का अधिकारी के निवेदन पर नहीं करनी है, एसआई की रैंक से ऊपर का ही होना चाहिए। और दूसरा, जहां पर अपराध हुआ वहां से 16 किलोमीटर की परिधि में, ये यहां लिखा हुआ 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई भी चिकित्सा व्यवसाय होगा, उससे कहीं भी आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो। 54 में पुलिस प्रताड़ना से बचाने के लिए किसी
चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा की जाती है। जब हमें अरेस्ट करते हैं तो पहले हमारा मेडिकल करते हैं, फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, ताकि पुलिस जब हमारे पट्टे मारे, डंडे मारे, तो उसका पता लग सके, इसलिए मेडिकल परीक्षण करते हैं। हालांकि पुलिस ज्यादा तेज है, वो कंबल में लपेट कर मारती है, तो आप जब पुलिस के पास जाओ कभी तो एक दो डंडे खा के टेस्ट कर लेना कि कैसा पुलिस मारती है, आपको भी पता रहे। तो हेडिंग सफिशिएंट है और पर्पज क्या है, पुलिस प्रताड़ना से बचाना। क्लियर है, आगे देखते हैं। 54 है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, थेफ्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहां पर करते हैं, एविडेंस में, सेक्शन 9। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। तो गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के लिए इतना कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति टीआईपी करवा सकता है। कौन करवा सकता है, कोई भी व्यक्ति। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जाता है टीआईपी कौन करवा सकता है, केवल मजिस्ट्रेट, केवल पुलिस अधिकारी, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट, और एक ऑप्शन आएगा कोई भी व्यक्ति करवा सकेगा। कोई भी व्यक्ति करवा सकेगा को पकड़ लेना। 2005 के अमेंडमेंट से जुड़ी थी, 23 जून 2006 में ये धारा जुड़ी थी। ठीक है ना। 55 को छोड़ देना। 55 एक ही हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हेल्थ और उसकी सुरक्षा दोनों के दोनों उस व्यक्ति की जिम्मेदारी जिसकी कस्टडी में है। फिर 57 देखना, 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं करोगे, तत्काल मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे, जो भी पास में मजिस्ट्रेट है। उसके बाद आप छोड़ देना। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन देखना, यहां से आएगा, इसको छोड़ देना 58 को। तो जब भी कोई पकड़ा गया व्यक्ति है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, तो एक या तो बंद पत्र पर उन्मोचन होगा, या जमानत पर उसको छोड़ा जाएगा, या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से छोड़ा जाएगा। 3 ही चीजों पे किसी व्यक्ति को जो अरेस्ट हो चुका है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि रिश्तेदार है आपने छोड़ दिया। अगर इन डॉक्यूमेंट उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो बॉन्ड पर या बेल पर या मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पर ही किया जाएगा। और कोई व्यक्ति निकल भागा है तो कहां तक पीछा कर सकते हैं, भारत की टेरिटरी में जब तक उसके पीछे जा सकते हो, बिना वारंट के कहीं भी जाओ, पकड़ के लेके आओ। इतना सा क्लियर है। ठीक है। अब आता है समन। समन बात करता है कि समन न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या ऐसा अधिकारी जो उसके द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर बताया जाए, उसके द्वारा समन को हस्ताक्षरित किया जाएगा, उस पर न्यायालय की सील लगाई जाएगी। समन लिखित रूप में होगा और 2 कॉपी में होगा। वारंट 1 कॉपी में होता है, समन 2 कॉपी में होगा, रिटर्न में होगा, और न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या ऐसा अधिकारी जिसको हाई कोर्ट बताए उसके द्वारा साइन होगा और उस पर न्यायालय की सील लगी होगी। समन को लेके इतनी सी चीज याद रख लो। समन का प्रारूप आप पीछे जाकर पढ़ोगे तो प्रारूप 1 है, वो समन का प्रारूप है। ठीक है। उसके बाद आप समन की तामील वगैरह छोड़ देना। 63 पे आ जाओ कि निगमित निकाय और सोसाइटी पर समन की तामील कर रहे हो तो सचिव पर, स्थानीय प्रबंधक पे, अन्य अधिकारी पर। तो ये SLO 3 शब्द याद रख लेना। L मतलब सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर। SLO पर आपको समन की तामील करनी है जब कॉरपोरेट बॉडी पर या किसी सोसाइटी पर समन की तामील कर रहे हो। 64 समन किया गया व्यक्ति ना मिले तो उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पे, यहाँ वयस्क पुरुष सदस्य है, जब CPC पढ़ोगे तो केवल वयस्क सदस्य लिखा आएगा। पानी को केवल वयस्क सदस्य लिखा हुआ आएगा। ठीक है। 65 बताती है कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ तो ये चस्पान करके आ जाओ, घर के बाहर चिपका के आ जाओ, सदस्य भाग पर चिपका के आ जाओ, ये चस्पान की तामील हो जाती है। 65 क्लियर है। 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी सेवक पर तामील क्या कैसे की जाएगी, तो भाई सरकारी सेवक जिस विभाग में काम कर रहा है उस कार्यालय के प्रधान को दोनों कॉपी भेज दो। एक कॉपी पर वो उसके कर्मचारी जो अपराधी है उस पर समन पे साइन करा लेगा, एक कॉपी उसको दे देगा। दूसरा
खुद के प्रस्तावना सहित लौटा देगा और ऐसा हस्ताक्षर समन के सम्यक तामील का सबूत माना जाएगा। स्थानीय सीमा से बाहर समन की तामील करनी है तो जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में अपराधी है उसके पास भेज दो, 2 प्रतियों को, एक प्रति वो उसको दे देगा, दूसरी प्रति आपके पास भेज दी जाएगी तामील कराकर। साक्षी पर दाग की तामील, साक्षी पर जो समन तामील करवा रहे हो इस प्रक्रिया के अतिरिक्त आप बाय पोस्ट भी ऐसी तामील करा सकते हो। पोस्ट रजिस्ट्रीकृत दाग होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है 69 में। 70 बात करता है वारंट की प्रारूप और अवधि। वारंट का प्रारूप क्या होगा? वारंट लिखित रूप में होगा, केवल एक प्रति में होगा और केवल पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। वहां पीठासीन अधिकारी और अन्य ऐसा अधिकारी भी हो सकता है जिसको हाईकोर्ट एम्पावर करे। पर जब किसी व्यक्ति की आप दैहिक स्वतंत्रता का हनन करके उसको अरेस्ट कर रहे हो तो महान्यायालय का पीठासीन अधिकारी ही वारंट को साइन करता है ताकि किसी प्रकार के उसके व्यक्ति के जो राइट्स है उनका हनन ना हो और न्यायालय की सील लगी होगी। और एक बार वारंट जारी कर दिया तो तब तक वो प्रवर्तन में रहता है, इन्फोर्स रहता है, जब तक कोर्ट ने उसको रद्द नहीं कर दिया, कैंसिल नहीं कर दिया या उसको किसी पुलिस अधिकारी ने एग्जीक्यूट नहीं कर दिया हो। 71 में यह है जमानतीय वारंट कि वारंट के पीछे लिख देंगे कि अगर गिरफ्तार करते ही वह व्यक्ति ऐसे ऐसी प्रतिभूति, ऐसे ऐसे लोगों की प्रतिभूति की संख्या, कितने रकम की प्रतिभूति होगी ऐसी दे देगा तो उसको छोड़ देना। 72 में वारंट किसको निर्दिष्ट होगा? तो एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट हो सकेगा। 73 बता रहा वारंट और किसको निर्दिष्ट हो सकता है? तो अगर सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष, ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्टेड हो गया था और वो निकल भागा पुलिस कस्टडी से, या फिर कोई प्रोक्लेम अपेंडर है या कोई व्यक्ति है जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, तो उसके संबंध में सीजेएम और जेएम फर्स्ट किसी भी व्यक्ति को के नाम वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं और वो व्यक्ति जब उसकी अधिकारिता में अपराधी आएगा तो उस वारंट को एग्जीक्यूट करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा। ऐसा 73 में लिख रखा है। 74 को छोड़ देना, 75 को छोड़ देना, 76 छोड़ देना, 77 हेडिंग देख लेना, वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में। 78 देखना कि अधिकारिता से बाहर वारंट का निष्पादन कर रहे हैं तो निष्पादन किन 4 अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा, एसपी के द्वारा या कमिश्नर के द्वारा। उसको पोस्ट से भेज दो, वो ऐसे वारंट को एग्जीक्यूट करके उस व्यक्ति को विद वारंट आपके साथ पास भिजवा देगा। पर 79 है कि पुलिस अधिकारी को ही आप वारंट देके वहां अधिकारिता में अरेस्ट करने के लिए भेजना चाहते हो, भेज दो। पर जब भी पुलिस अधिकारी अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर वारंट का निष्पादन करेगा तो उस जगह पे जो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकारिता रखता है, पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी है, तो उसके से आप पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी और उसकी पंक्ति से ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी से पहले निष्पादन से पूर्व प्रस्तांकन कराएंगे कि हम आपके इलाके में इस वारंट को निष्पादन करना चाहते हैं। वो प्रस्तांकन कर दे तो आप वहां पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, वारंट को, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। पर आपको लगता है कि ऐसी परमिशन लेने में टाइम लग जाएगा, अपराधी भाग जाएगा, या लोकल पुलिस मिली हुई है और वो अपराधी को सूचना दे देगी तेरे को अरेस्ट करने के लिए बहुत दूर से मेहमान आए, तो इस कंडीशन में बिना उनकी प्रस्तांकन के, बिना एंडोर्समेंट के आप गिरफ्तार कर लो और गिरफ्तार करके बाद में एंडोर्समेंट करवा लो। 80 कह रहा है, 80 को छोड़ो, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं कह रहा। 81 देखना कि जब आपने अधिकारिता से बाहर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आपको लग रहा है कि आप उस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं ला सकते जहां से वो वारंट जारी हुआ था, तो इस कंडीशन में, जैसे मैंने वारंट जारी किया जयपुर से, मैं जुडिशियल ऑफिसर के रूप में जयपुर से वारंट जारी कर रहा हूं और कलकत्ता व्यक्ति गिरफ्तार किया जाना है, तो मेरी पुलिस ने जाकर जयपुर से कलकत्ता से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो 24 घंटे में हमारे पास नहीं ला सकते, तो कलकत्ता के अंदर ही उस व्यक्ति को सीजेएम या सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसा सेशन न्यायाधीश सीजेएम
8 में जो डॉक्यूमेंट साथ में भेजे जाते हैं 79 में, उन डॉक्यूमेंट को देखने के पश्चात उसको देखेगा कि जमानत पर छोड़ा जाए या उसको अरेस्ट कस्टडी में उस न्यायालय को भेजा जाए जिसने वारंट इशू किया था। जो ये 81 होता है इसको बोला जाता है ट्रांजिट रिमांड। ठीक है, ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर कौन दे सकता है? तो सीजेएम सेशन न्यायालय देगा जब भी अधिकारिता से बाहर किसी व्यक्ति को किया जाता है। 42 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा है। इतना सा देख लो कि कोई भी व्यक्ति जो मिल नहीं रहा है, फरार चल रहा है, जिस पर वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, तो वो न्यायालय जिसको ने वो वारंट जारी किया था वो क्या कर सकता है? उद्घोषणा निकाल देगा। उद्घोषणा ओपन रूप से किसी चौराहे पे धोल पीट के बताई जाती कि इस व्यक्ति को 30 दिन बाद की कोई डेट बताएगा, इस दिन न्यायालय में उपस्थित होना है। तो ऐसी घोषणा कि 50 दिन बाद, 30 दिन बाद, 30 दिन के बाद, किसी भी दिन के 30 दिन बाद किसी भी डेट को उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना है, ऐसी घोषणा करवा देगा, अखबार में निकलवा देगा, धूल पेटी बजवा के करवा दो, नगर ग्राम की चौराहे पे कोई भी दृश्य पे चिपका कर करवा दो, उस न्यायालय के भी किसी सहज दृश्य भाग में उसके निवास स्थान पर चिपका दो, या ठीक समझता है तो दैनिक समाचार पत्र में भी ऐसी प्रोक्लेमेशन निकलवा सकता है। पर ऐसी प्रोक्लेमेशन अगर आपने इन अपराधों के लिए निकाली है जो 82(4) में बता रखे हैं और वो 30 दिन बाद की जो डेट दी थी उसको उपस्थित नहीं होता है, तो उसको उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कैसे कैसे की जानी है? जंगम संपत्ति है तो अभिग्रहण द्वारा। संपत्ति का नेचर देखते हैं। ऋण या जंगम संपत्ति है तो अभिग्रहण द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति को परिधान का प्रतिषेध करने वाले रिटर्न ऑर्डर द्वारा की जा सकेगी, या ऊपर के तीनों मैनर में से कोई भी 2 मैनर से। पर अगर ऐसी संपत्ति स्थावर संपत्ति है तो कब्जे द्वारा, या फिर ऊपर के जो मैनर्स है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। देख लेना यहीं पर लिखी हुई है, ये देखो कब्जे द्वारा है, स्थावर संपत्ति के लिए लिखा हुआ है प्रोविजन कि कब्जे द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति को परिधान के प्रतिषेध द्वारा, या इन तीनों में से किसी भी 2 मैनर से की जा सकती है। इतना सा हेडिंग देखना और ये पॉइंट देख लेना जो मैंने बोल के बताया है। कुर्की के बारे में दावे आपत्तियां। केवल एक टाइम पीरियड दे रखा है कि जिस दिन कुर्की का ऑर्डर हुआ था उस कुर्की की तारीख से 6 महीने के अंदर उस कुर्की के बारे में कोई भी व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी से भिन्न है वो दावा कर सकता है कि ये मेरी संपत्ति उस प्रोक्लेम ऑफेंडर की नहीं है। तो जिस न्यायालय ने ऐसा कुर्की का आदेश निकाला था उसमें आके दावा कर दो। पर अगर ऐसा संपत्ति जो जिसकी कुर्की का आदेश हुआ है वो न्यायालय की अधिकारिता से या उस जिले से बाहर ऐसे संपत्ति, तो ऐसे दावे आपको सीजेएम कोर्ट के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, सीजेएम यहाँ लिखा हुआ है, सीजेएम न्यायालय में करेंगे जब जिले के बाहर ऐसी संपत्ति है। जिले के बाहर देख लेना, यहाँ लिखा होगा कहीं भी कि जिले के बाहर अगर ऐसी संपत्ति है तो आपत्ति आपको सीजेएम कोर्ट में की जाएगी। ऐसी आपत्ति अगर नामंजूर कर दी जाती है तो ऐसी आपत्ति को भागते पूर्णतः नामंजूर कर दो। तो ऐसे नामंजूर की आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर आप सिविल दावा लेकर अपनी दावे को साबित कर सकते हो जो भी आपने किया। तो सिविल न्यायालय में दावा लेकर आओ, अपना अधिकार सिद्ध करो और ऐसी संपत्ति को प्राप्त कर लो। पर ऐसा जो आदेश था नामंजूर करने का आपके दावे को जो कुर्की वाली संपत्ति के संबंध में किए थे, तो उससे 1 साल के अंदर ही आपको सिविल न्यायालय के अंदर आकर अपना दावा करना होगा उस संपत्ति पर। 85 कि कुर्क की गई संपत्ति को कब निर्मुक्त कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, वापस करना। तो 6 महीने जैसे ही समाप्त हो जाते हैं कि कुर्की की तारीख से 6 महीने के अवसान हो जाता है और किसी प्रकार का उस संपत्ति के बारे में दावा सेक्शन 84 के अंतर्गत नहीं किया जाता। और अगर दावा किया गया
और दावे का निपटारा हो जाता है, या तो दावा नहीं किया गया और दावा किया तो निपटारा हो जाता है, या तीसरा है कि अगर संपत्ति शीघ्रता प्रकृत्या शील है, स्पीडी एंड नेचुरल डिके नेचर की प्रॉपर्टी है, तो फिर वो सेल कर सकता है। तीन कंडीशन है कि जब उसके बारे में कोई दावा नहीं किया गया, दूसरा दावा किया तो दावा डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, तीसरा कि उस प्रॉपर्टी का नेचर स्पीडी एंड नेचुरल दिखे। जैसे टमाटर रखे हुए हैं तो उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकते, आपको सेल करना है तो वहां विक्रय कर सकते हैं। पर कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कोई प्रोक्लेम अपेंडर आकर कह देता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे संबंध में ऐसा कोई प्रोक्लेमिनेशन है, ना मुझे कुर्की का पता लगा, और मैं वो सद्भाविक रूप से साबित कर देता है कि मैंने किसी प्रकार के न्यायालय के आदेश की अवज्ञा नहीं की, मुझे सच में पता नहीं था, मैं तो हिमालय पे जाके साधु के रूप में बन गया था, वहां पर ना अखबार चलता था ना कोई सूचना आती थी, इसलिए मुझे पता नहीं लग पाया। तो इन सभी कंडीशन में वो 2 साल के अंदर आके अगर दावा करता है तो प्रॉपर्टी को बेच दिया तो पैसा लौटा दो, अगर प्रॉपर्टी नहीं बेची तो उसको लौटा दिया जाएगा। 86 को छोड़ देना। 87 के स्थान पे वारंट कब जारी किया जा सकता है, क और ख पॉइंट देख लेना, ठीक है, इतना सा रीड आउट कर लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा, क और ख पॉइंट को एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद आप देखना, छोड़ दो 91 दस्तावेज और अन्य चीजों को पेश करने के लिए समन। 91 को देख लेना कि न्यायालय पुलिस अधिकारी एसएचओ नोटिस दे सकता है कि कोई दस्तावेज या चीज पेश करो। कौन कौन दे सकता है, न्यायालय या पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी जिसको एसएचओ कहेगा, वो किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए नोटिस दे सकता है। पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया 92 इंपॉर्टेंट है इसकी हेडिंग। तो कौन इनके संबंध में आदेश कर सकता है, 92 बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल के पर्पज से कोई चीज इंपॉर्टेंट है और वो किसी पत्र या तार के अंदर वो एविडेंस के रूप में जो चीज हमें चाहिए वो किसी तार या डाक के अंदर उपस्थित है, तो वो ऐसे तार और डाक प्राधिकारी से रिक्वेस्ट करेगा कि मैं डीएम, सीजेएम, सेशन, हाई कोर्ट इन लोगों से एक मिनट रुकना, दोबारा, हाँ दोबारा सुनना इसको 92 को, कि अगर कोई पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई डाक और तार प्राधिकारी की कस्टडी में कोई ऐसा दस्तावेज, पार्सल या चीज है जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी डीएम, सीजेएम, सेशन जज, हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि आप डाक और तार प्राधिकारी को वो चीज हमें सौंपने के लिए निर्देश दें। और ऐसा निर्देश देने की शक्ति 4 ही लोगों को है कि डीएम हो, अथॉरिटी याद रखना, डीएम हो सकता है, दूसरा आपका सीजेएम हो सकता है, तीसरा सेशन हो सकता है, फोर्थ हाईकोर्ट हो सकता है, जो किसी डाक और तार प्राधिकारी को आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट पार्सल है, विशिष्ट तार है, उसको या कोई दस्तावेज है उसको पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाए। बी वाला पॉइंट करता है कि किसी को लगता है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर है या एसपी है, इन चारों अथॉरिटी को लगता है कि कोई डाक या तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में कोई चीज है, तो वो डाक तार प्राधिकारी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं सेक्शन 92 का सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर लेके आता हूँ, इंस्ट्रक्शन लेके आता हूँ ऊपर की चारों अथॉरिटी से, तब तक आप उस चीज को सामने वाले व्यक्ति को जिसको वो पार्सल देना वहां डिलीवर नहीं करोगे, उसको निरुद्ध करके रखोगे, डिटेन करके रखोगे। ठीक है, क्लियर है कि कौन व्यक्ति तो कह सकता है कि पुलिस अधिकारी को वो डाक और तार दे दिया जाए जिसके लिए हम निर्देश दे रहे हैं, तो वहां डीएम, सीजेएम, सेशन, हाई कोर्ट। और कौन व्यक्ति है जो रोकने के लिए डाक और तार प्राधिकारी को रिक्वेस्ट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और एसपी। यहां साथ में 92 के साथ 93 का 3 पढ़ लो कि डाक और तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, कि कोई डाक और तार प्राधिकारी के पास जितने भी पार्सल हैं उन सब की तलाशी लेने की
के संबंध में ऑर्डर देने की या तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति केवल 2 अथॉरिटी को है। और ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केवल डीएम और सीजेएम ही ऐसा ऑर्डर दे सकता है, जिसके पीछे एमएम है वही देगा। समझ गए? सीजेएम और डीएम ही ऐसा ऑर्डर दे सकता है। बाकी 93 में हेडिंग देख लेना कि 93 का हेडिंग है तलाशी वारंट। नाइन्टी 94 कोई काम का नहीं है, छोड़ देना। 95 कुछ प्रशासनों को संप्रेरित करने की राज्य सरकार की शक्ति है और उनका तलाशी वारंट जाने। जब राज्य सरकार को लगता है कि कोई समाचार पत्र या पुस्तक में दस्तावेज में आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 के अधीन दंडनीय किसी चीज को प्रकाशित किया गया है, तो राज्य सरकार उसको राज्य सरकार के पक्ष में संपरण करने के लिए, ठीक है, फोरफिट करने के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। और ऐसा ऑर्डर जारी करने के पश्चात कोई भी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी को जो एसआई से रैंक का नीचे नहीं हो, उसको कह सकता है किसी भी स्थान पे तलाशी के संबंध में एम्पावर्ड कर सकता है कि तुम तलाशी करो, और जहां ऐसे पुस्तक समाचार पत्र मिल जाएगा सबको सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, पर ऐसा जो गोपना हुई है उसको अपाफ्त कराने की हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हो। हाई कोर्ट को कितने 2 मंथ के अंदर आवेदन किया जा सकता है और 2 मंथ के अंदर आवेदन करके सेट असाइड करा सकते हैं। हाई कोर्ट के मिनिमम 3 जज, मिनिमम 3 हाई कोर्ट जज इस संपरण की गोपना को अपाफ्त करने के आवेदन को सुनेंगे। 2 माह के अंदर हाई कोर्ट राज्य सरकार के आदेश के अंदर हाई कोर्ट में अपाफ्त करने के लिए आवेदन कर सकता है जो व्यक्ति पीड़ित है ऐसे ऑर्डर से, और हाई कोर्ट के मिनिमम 3 जज ऐसे मामले को सुनेंगे। ठीक है, 97 हेडिंग जरूरी है, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी। ठीक है, कौन करवा सकता है? डीएम, एफडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। डीएम, एफडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी करा सकता है। इतना सा पढ़ना, बाकी अंदर मत जाना। इस धारा को कहा जाता है मिनी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, मिनी हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, देख लेना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, छोटी बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहा जाएगा हिंदी में 97 वालों। ठीक है, 98 अपहृत स्त्रियों को वापस करने की, विवश करने की शक्ति, तो यहां भी डीएम, एफडीएम या स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को विधि प्रयोजन के लिए निरुद्ध या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहरण किया गया, निरुद्ध किया गया है, तो शपथ पर परिवाद किए जाने पर डीएम, एफडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि उस महिला को तुरंत लेके आओ जो ये लड़कियां भाग जाती है, या जिसको कई लड़कियों को डिटेन कर लेते हैं लड़के वगैरह, या किसी को पत्नी को ससुराल में जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक कर रखा जाता है, 198 का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 99 छोड़ देना, 100 की हेडिंग देख लेना। 101 कोई काम की नहीं है। 102 देख लेना, कुछ संपत्तियों को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, हेडिंग सफिशिएंट है। पर यहां जो अभिग्रहित करता है वो 500 रुपए से कम की संपत्ति है, तो ऐसे संपत्ति स्पीडी और नेचुरल डिके नेचर की है तो उसको एसपी बेचने का आदेश कर सकता है। यहां ये पढ़ लेना। ठीक है, हकदार, उस संपत्ति का हकदार अज्ञात है, अनुपस्थित है और 500 रुपए से कम की है और शीघ्रता प्रकृत्या सहशील है, तो एसपी उसको सेल करने का आदेश कर सकता है। 103 इंपोर्टेंट है हेडिंग, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश कब दे सकता है? मजिस्ट्रेट किसी स्थान में तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो खुद की उपस्थिति में तलाशी का ऑर्डर दे सकता है। पेज की उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई भी दस्तावेज है उसको परिबद्ध करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। परिबद्ध का मतलब होता है कंपाउंड करने के लिए ऑर्डर। इम्पाउंड देख लेना जो भी है भाई, इतनी इंग्लिश आती है जितनी तुम्हें समझ में आ गई, समझ जाओगे। 105 छोड़ देना। यहां से 7A में
कुछ मत देखना ये किस अमेंडमेंट से जुड़ा है, ये देख लेना, थर्ड वाला 93 के अमेंडमेंट से जुड़ा था, ठीक है। उसके अलावा ये पूरा छोड़ना है, 107 में 105 में जो जो चल रहा है इसको सबको छोड़ देना। यहाँ 106 में आ जाना, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। तो 106 में कौन प्रतिभूति ले सकता है? सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी अपराधी को दोष सिद्ध करता है, तो दोष सिद्ध करने के पश्चात कि जैसे ही जेल से छूटेगा उसके बाद तू 3 वर्ष तक परिशांति कायम रखेगा, इसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कर, और वो ऐसा व्यक्ति बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा। 3 चीजें, हेडिंग, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की डिमांड कौन कर सकता है? सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कब कर सकता है? किसी को दोष सिद्ध ठहराने के पश्चात कि आगे तू परिशांति कायम रखने के लिए 3 वर्ष का बॉन्ड दे के जा, और ऐसा व्यक्ति बॉन्ड दे के जाएगा। 108 पर 107 पर आ जाओ। 107 में भी परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति है, पर यह कौन मांगेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मांगेगा। कब? जब उसको लगता है कोई व्यक्ति लोक शांति को डिस्टर्ब कर सकता है या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे पूरे इलाके की परिशांति भंग हो जाएगी, तो वहां वो 1 वर्ष से अनधिक के लिए परिशांति कायम रखने का बॉन्ड मांग लेगा। 1 वर्ष से अनधिक के लिए परिशांति कायम रखने का बॉन्ड, ठीक है। हेडिंग देखना, और ये जो बात मैंने बोल दी इतनी सी। 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने के लिए सदाचार की, अब तक परिशांति की देख रहे थे, अब सदाचार के लिए प्रतिभूति देखेंगे। 108 से लेकर 110 तक मांगेगा कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 106 से 110 प्रतिभूति की बात करेगा, पर 106 में सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। 107 में 110 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मांगेगा। कितने समय के लिए मांगेगा? तो यहाँ अपराध की कैटेगरी भी देखना, 153 है, 124 है, 153 है, 153 भी 295 के अधीन दंडनीय है, या कोई आपराधिक अभित्रास या मानहानि का मामला है। आपराधिक अभित्रास 503 आईपीसी, और 499 मानहानि डिफामेशन। तो 1 वर्ष तक का फिर बॉन्ड ले लो, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है 1 वर्ष तक का? यही लिखा होगा ऊपर ही कहीं पे, देख लिया करो भाई, यहाँ जहाँ भी लिखा हुआ 1 वर्ष तक का लिखा हुआ, ये रहा 1 वर्ष से अनधिक के लिए, ठीक है। क्योंकि स्पीड मेंटेन करने के लिए संदिग्ध व्यक्ति कोई ऐसा है, सस्पिशियस पर्सन है, तो उससे भी सदाचार के लिए प्रतिभूति ले सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेगा, 1 वर्ष तक की अवधि के लिए लेगा। ऐसा व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करने के लिए कि कोई पूर्वावधानी बरत रहा है या खुद को छिपा रहा है, तो उससे 1 वर्ष से अनधिक के लिए आप ले लो। 110 जिनकी हिस्ट्री सीट ओपन होती है, एचएस बोला जाता है जिनको, तो जो आप्यासिक अपराधी होते हैं उनसे सदाचरण के लिए प्रतिभूति लेता कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेता है। जो अभ्यास आए दिन चोरी, लूट, कूट रचना वगैरह करते हैं उनसे लिया जाता है। छोड़ देना सारे को, नीचे आ जाना। कितने समय के लिए ले सकता है? तो 3 वर्ष तक के लिए। अब देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। 106, 107, 108, 109, 110। अथॉरिटी देखना, सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किसके लिए? परिशांति के लिए, और टाइम पीरियड लिख लो 3 ईयर या 1 ईयर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और परिशांति। फिर 108 वापस 1 ईयर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सदाचार। फिर यहां पर 1 ईयर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और वापस सदाचार के लिए। यहां पर वापस 3 ईयर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सदाचार। इसके अलावा एक एक शब्द और लिख लो। यहां पर दोष सिद्ध करने के पश्चात है। यहाँ 107 में 107 की हेडिंग क्या कहती है? अन्य दशा में है। 108 में राजद्रोहात्मक है। 109 में संदिग्ध लिख लो, और 110 में आभ्यासिक अपराधी लिख लो। इतना सा मामला है और आपका 106 से 110 खत्म हो जाता है। पर यहाँ से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 106 से 110 में आता ही है, देख लेना भाई। फिर आप कुछ भी मत पढ़ना। 116 में जो सच्चाई की इत्तला है उसके बारे में जांच की बात करता है। ऐसी जांच समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
देख लेना, यहाँ पर कहीं लिख रहा होगा कि ऐसी जांच समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। ठीक है, समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया फॉलो करते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ ना, 2 में लिखा हुआ है कि जांच समन मामलों में विचारण और साक्ष्य के अभिलेखन के लिए इसमें इसके पश्चात विहित है उसी प्रक्रिया से उसी रीति से की जाएगी। तो समन मामलों में जो यूज करते हैं प्रक्रिया, वही प्रक्रिया ली जाएगी। और जांच प्रारंभ होने से अगर 6 माह के अंदर पूरी नहीं होती है तो जिस व्यक्ति को आपने डिटेन कर रखा है, किस लिए, कि उसके खिलाफ जांच की जा रही है, उसने उसके खिलाफ ऑर्डर दिया था, उसने कहा कि ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूं, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड लेकर जांच कर रहा है कि जितने टाइम तक हम जांच करते हैं उतने समय के लिए बॉन्ड दो। ऐसी जांच समन मामलों की प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। और अगर जांच 6 महीने में समाप्त नहीं होती है तो फिर 6 महीने के अंदर समाप्त नहीं होती है तो उसको निरोध को पर्यवेक्षित कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति कस्टडी में है, निरुद्ध किया गया है और 6 महीने में समन मामलों की जांच समाप्त नहीं होती है तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। इसके बाद आप 117 की हेडिंग देख जाना। 121 की हेडिंग देख जाना, प्रतिभूति को अस्वीकार करने की शक्ति है। 122 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम करने पर उतने ही कारावास का दंड दिया जा सकता है जितने के लिए बॉन्ड मांगा गया है। पर यहां पर एक बात लिखी हुई है कि कारावास का नेचर कैसा होगा, तो परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहा, मतलब 106 और 160 के अधीन उससे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का कहा गया था और उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया तो सिंपल कारावास होगा। 108 का भी बॉन्ड मांगा तो भी सिंपल होगा अगर उसने नहीं दिया, पर 109 का और 10 का है तो कठिन और सिंपल दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों नेचर का कारावास हो सकता है। और किसी व्यक्ति से बॉन्ड नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने प्रतिभूति नहीं दिया तो उसको कितना कारावास दे सकते हैं, तो अधिकतम 3 साल का ही दिया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, ये लिखा होगा आपका प्रोविजो में लिखा हुआ है कहीं पे, ये 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा 123 में आपको कुछ नहीं देखना। हालांकि यहां पर देख लो कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह ने दिया है तो सीजेएम उसको जिससे प्रतिभूति ली थी वो प्रतिभूति देने में असफल रहा है और उसको डिटेन में रखा गया तो छोड़ने का आदेश कर सकता है। और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऐसा डिटेन करने का या बॉन्ड लेने का ऑर्डर दिया था तो जिला मजिस्ट्रेट कभी भी जब उसको लगता है कि अब इसको छोड़ देना ठीक है तो वो प्रतिभूति देने में जो असफल रहा था उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए ऑर्डर कर सकता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा 124 से। और 125 से हम कल से पढ़ेंगे। 154 का टारगेट हम पूरा करने में असफल रहे, थोड़ा सा हम टारगेट से चूक गए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाकी कल मिलते हैं।